माननीय अध्यक्ष एवं सम्मानित सभासदों, सभी को राम राम। मैं 15वीं हरियाणा विधानसभा के पहले बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में आपका विचार विमर्श रचनात्मक होगा तथा हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल होगा। आपको विदित है कि हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। मैं संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। हम सबके लिए गर्व की बात है कि संविधान सभा में हरियाणा के 8 महापुरुषों में नामता पंडित ठाकुर दास भार्गव, मास्टर नंदलाल, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, लाला देशबंधु गुप्ता, चौधरी निहाल सिंह तक्षक, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, चौधरी सूरजमल अडके और पंडित श्रीराम शर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारा संविधान विविधता में एकता वाले हमारे विशाल देश के हर नागरिक को समान अधिकार देता है। हमारी महान सांस्कृतिक एकता का प्रमाण गत दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में पूरे विश्व को देखने की मिली है। यह वर्ष राष्ट्रीय एकता के अमर प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वां जयंती वर्ष तथा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। पूरा देश इन विभूतियों को श्रद्धा के साथ याद कर रहा है। मैं इन दोनों महापुरुषों को भी सादर नमन करता हूं। माननीय सभासदों, स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मेरी सरकार उनके इस व्याख्यान को आदर्श मानते हुए लगातार नेक नियत, दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ हरियाणा को विकास और जनकल्याण के मामले में नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है। समय की आवश्यकता के अनुसार नए निर्णय ले रही है और नई नीतियां बना रही है। अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार किए गए संकल्पों की सिद्धि के लिए तिगुनी गति से काम कर रही है। सबसे पहले सबसे गरीब का उत्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए सभी पिछड़े और वंचित वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्ग में वर्गीकृत कर अब तक वंचित अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का कार्य किया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायत राज संस्थाओं में सरपंच पद के लिए 5% और पंच पद के लिए उनकी जनसंख्या के 50% के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ी वर्ग बी को मेयर प्रधान के पदों में 5% तथा सदस्यों के लिए संबंधित पालिकाओं में उनकी जनसंख्या के 50% के अनुरूप में आरक्षण दिया गया है। पिछले वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई।
दिसंबर 2023 में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत कम आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को अयोध्या तीर्थ की यात्रा एवं हाल ही में प्रयागराज में हुए महाकुंभ में संगम स्नान भी करवाया गया। हैप्पी योजना के तहत प्रदेश के 11,64,692 लोगों ने दिसंबर 2023 से अब तक कुल 42 करोड़ 14 लाख किलोमीटर मुफ्त यात्रा की है। दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांग हो जाने के कारण दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 22,585 गरीब परिवारों को 840 करोड़ 90 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। हर घर गृहिणी योजना के में 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में 52,228 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए जा चुके हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 62 गांवों में 100 गज के और हरेक महाग्राम में 50-50 गज के 4,533 प्लाट दिए जा चुके हैं। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्रोएक्टिव मोड में कर दिया है। वृद्ध व्यवस्था, सम्मान भत्ता, दिव्यांग, विधवा, निराश्रित बच्चे और विधुर, अविवाहित पुरुष और महिला पेंशन योजनाएं प्रोएक्टिव पेंशन मोड के तहत संचालित की जा रही है। अब तक इस अनूठे माध्यम से 5,43,663 लाभार्थियों को 1,093 करोड़ 40 लाख रुपए का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान किया जा चुका है। सरकार ने हिमोफीलिया, थैलेसीमिया बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ दिया है। इस पेंशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और यह किसी भी अन्य पेंशन के अतिरिक्त दी जाती है। इसी प्रकार से 3,000 रुपये मासिक दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 अन्य दिव्यांग श्रेणियों को दिया गया है। इनमें प्रमस्तिष्क घात, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, वात और भाषा दिव्यांगता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग, सिकल सेल, बहुदिव्यांगता, विनिदृष्टि, सीखने की अक्षमता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन शामिल है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1,16,126 रेहड़ी वालों को खाद्य एवं आपूर्ति, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, श्रम और वित्त विभाग की 8 योजनाओं का लाभ दिया जा चुका है। श्रम शक्ति का सम्मान हरियाणा को विकास की दृष्टि से देखे देश के अग्रणी राज्यों में लाने में हमारा मेहनतकश श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 7,40,000 श्रमिकों को लगभग 1,476 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। हाल ही में एनसीआर क्षेत्र में ग्राफ 4 लगने कारण 6,54,000 पंजीकृत श्रमिकों को 265 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। श्रमिकों की बेटियों की शादी में वित्तीय सहायता और कन्यादान योजना के तहत अब तक 1,01,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। विवाह से
3 दिन पहले उन्हें 75,000 रुपये की राशि देने की नई पहल भी की गई है। शेष 26,000 रुपये की राशि विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के बाद दी जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण माननीय सभासदों, सरकार की नीतियां किसान कल्याण पर केंद्रित है। हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी 24 फसलों की खरीदी की जाती है। सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी खत्म कर दिया है। किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में फसलों की एमएसपी पर खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए डाले गए। गत वर्ष मानसून देरी से आने के कारण किसानों को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटने पड़े। उन्हें राहत के लिए हर किसान को 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने फसल बुवाई के समय ही किसानों को आर्थिक सहायता दी है। पहले भू मालिकों और काश्तकारों में जमीन के कब्जे तथा मुआवजात इत्यादि के लेकर विवाद होते रहते थे। इस सदन की पिछली बैठक में सर्वसम्मति से कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करने का प्रशंसनीय काम किया गया है। इसी प्रकार श्यामलाल भूमि पर 20 वर्ष से कब्जा कृषि पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना दिया गया है। मेरी सरकार बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में फलों और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित दे रही है। इसी क्रम में भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा अनुसंधान के लिए गांव उछानी जिला करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को रखी गई। किसान अपने छोटे मोटे खर्च पूरे कर सके, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के 20,24,000 किसानों को 19 किस्तों में अब तक 6,563 करोड़ रुपए दिए जा चुके। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34,57,000 किसानों को 8,732 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि के क्लेम दिए गए। साथ ही पिछले 10 वर्ष में किसानों को 4,872 करोड़ रुपए की राशि सरकारी खजाने से क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई है। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए प्राकृतिक खेती पोर्टल पर लगभग 24,000 किसानों ने पंजीकरण किया है। इनमें से 9,910 किसान 15,170 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। बागवानी किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा देने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 46 बागवानी फसलों शामिल है। सब्जियों व मसाला फसलों के लिए 30,000 रुपये तक, फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जा रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलों बोने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में अब तक 1,28,605 किसानों को 147 करोड़ 45 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है।
सहकारिता। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को गाय और भैंस दोनों की दूध के लिए मौजूदा दर के अतिरिक्त 1 अप्रैल 2024 से 30 दिसंबर 2024 के दौरान 5 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में डाली गई है। वर्ष 2024-25 के लिए योजना को अक्टूबर से मार्च तक 3 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने के लिए बढ़ाया गया है। अंत्योदय परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक दूध की कीमत की अतिरिक्त 10 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी की राशि प्रदान की जा रही है। कुल मिलाकर दूध उत्पादक अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक 51 करोड़ की राशि का अतिरिक्त लाभ अर्जित करेंगे। प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों में ऑनलाइन टोकन प्रणाली शुरू की गई है, जिससे गन्ना किसानों को घर बैठे ऑनलाइन टोकन लगाने की सुविधा मिली है। इससे जहां मिलों में समय पर गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित हुई, वहीं किसानों को प्रत्येक ट्रॉली गन्ना मिल को देने में पहले की अपेक्षा 10 से 12 घंटे कम समय लगा है। पशुपालन के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। पशुपालकों के लिए 1,91,000 पशुधन क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं और 2,757 करोड़ रुपए की राशि की ऋण दिए गए। दुर्घटना बीमा योजना के तहत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। वर्ष 2019 में शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना में अनुसूचित जाति से संबंधित लाभार्थियों के पशुओं का बीमा मुफ्त किया जाता है। सरकार ने गौ संरक्षण के लिए भी व्यापक कदम उठाए। प्रदेश की गौशालाओं को चारे के लिए 191 करोड़ रुपए की राशि दी गई तथा इस वित्त वर्ष में 51 शेड्स बनाने की मंजूरी दी गई है। सिंचाई एवं जल प्रबंधन। राज्य सरकार यमुना तथा उनकी सहायक नदियों गिरी और टोंस से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के ऊपरी हिस्से पर रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ बयासी बांधों के निर्माण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इन बांधों के पूरा होने पर हरियाणा को कुल भंडारित पानी का 47.81% पानी मिलेगी। आदिबद्री बांध के निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया गया। यह बांध हिमाचल सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके जून 2037 तक पूरे होने की संभावना है। सरकार रावी भैंस नदियों के पानी का हमारा वायु हिस्सा प्राप्त करने और सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में निरंतर ठोस पैरवी की जा रही है। तालाबों के जीर्णोद्धार एवं कायाकल्प के साथ साथ गंदे पानी के उपचार एवं प्रबंधन के उद्देश्य से हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। अमृत सरोवर मिशन के तहत 2,215 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो चुका है। महिला एवं बाल विकास। माननीय सदस्यगण, महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनका सशक्तिकरण करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अब तक 2 लाख महिला
तो राज्यपाल का अभिभाषण आप यहां पर सुन रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जारी है और अभिभाषण की अगर बड़ी बातें हम आपको बताएं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में दुग्ध उत्पादन के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करने का जिक्र किया। दुग्ध उत्पादकों को सब्सिडी दी जा रही है, राज्यपाल ने कहा। इसके अलावा सहकारी चीनी मिलों में ऑनलाइन टोकन प्रणाली शुरू करने का जिक्र राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है। गन्ना किसानों को घर बैठे टोकन मिल रहा है, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा। तो राज्यपाल के अभिभाषण की बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं और लगातार आप हरियाणा न्यूज पर हरियाणा विधानसभा के इस बजट सत्र की कार्यवाही को सुन रहे हैं। अमृत सरोवर मिशन से तालाबों का कायाकल्प होने की बात राज्यपाल ने कही। पशुपालन के लिए कई योजनाएं चलाए जाने की बात राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में कही। इसके अलावा पशुपालकों को योजना के तहत लोन दिए जाने की बात, तो सरकार ने क्या कुछ कार्य किए हैं उनका भी जिक्र यहां पर राज्यपाल अपने अभिभाषण में करते नजर आए हैं। जल संरक्षण के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं, राज्यपाल ने कहा। नदियों में बांध बनाने का काम किया जा रहा है, राज्यपाल ने ये भी कहा कि तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, यानी कि पानी से जुड़े काम क्या हो रहे हैं, नदियों तालाबों का किस तरह से जीर्णोद्धार हो रहा है उसकी भी जानकारी उन्होंने दी। अमृत सरोवर मिशन का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा पशुपालन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पशुपालन के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि पशुपालकों को दिक्कत ना हो। संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के तहत गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली महिला माताओं को पोषण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाने की बात हो, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का सवाल हो, या फिर मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं को फोर्टिफाइड दूध उपलब्ध करवाने का विषय हो, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत गरीबी परिवारों की किशोरियों व महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने की बात हो, या फिर बीमारियों से बचाव के लिए मिशन इंद्रधनुष के जरिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का विषय हो। इस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का सतत ख्याल मेरी सरकार के द्वारा रखा जा रहा है। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 7 दिसंबर 2020 से उन्हें 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य में 64,500 स्वयं सहायता समूह कार्यरत है और प्रदेश में 33% राशन डिपो महिलाओं को देने शुरू किए गए हैं। गत 4 माह में 252 राशन डिपो महिलाओं को आवंटित किया जा चुका है। युवा कल्याण एवं रोजगार माननीय सदस्यगण, सरकार प्रदेश के हर युवा के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर काम कर रही है। ग्रुप सी व डी की भर्तियों में 13 दिसंबर 2018 से इंटरव्यू को खत्म किया गया है। योग्यता के आधार पर बिना पर्ची के 1,62,000 से अधिक युवाओं को सरकारी की नौकरी मिलने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई और एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है। इनके अलावा तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिथि संकाय व अतिथि अनुदेशकों और कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की गई है। हरित परियोजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 1600 आवेदकों से अनुबंध किए गए। इस समय प्रदेश में 1200 हरित स्टोर चल रहे हैं। इससे प्रदेश में युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पहले से बढ़े। खेल
माननीय सभासद, हमारे युवाओं ने खेलों में प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में चमकाया है। हमें गर्व है कि हमारे ऐसे 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 17 जनवरी 2025 को सम्मानित किया गया है। इनमें से एक खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड तथा एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक और टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हरियाणा के तीरंदाज हरविंदर सिंह को पद्मश्री से नवाजा गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। इस प्रकार पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 29 पदकों में से 8 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। मैं खिलाड़ियों, उनके माता पिता व प्रशिक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूं। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि हरियाणा सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को देश में सर्वाधिक नकद पुरस्कार देती है। अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए की नकद पुरस्कार दी जा चुका है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 1500 खेल नर्सरियां चलाई जा रही है। इसका लाभ 37,500 खिलाड़ी उठा रहे हैं। ग्रामीण युवाओं को भी जिम्नाशियम की सुविधा मिले, इसके लिए 19 जिलों में 50 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं वाले 250 इंडोर जिम खोले गए। शिक्षा एवं कौशल विकास, माननीय सदस्यगण, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राज्य में गुणवत्ता, रोजगार और अनुसंधान आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों और उनके संबंधित कॉलेजों ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातक स्तर पर छात्रों की ट्यूशन फीस माफ की जा रही है। स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले उन सभी छात्रों को भी ट्यूशन फीस माफ की जा रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना लागू की जा रही है। इसके तहत उच्च कोटि के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को ट्यूशन फी की पूरी राशि और पाठ्यक्रम के संबंधित अन्य खर्चों के लिए बैंकों से बिना गिरवी और गारंटी के ऋण दिलवाया जाता है। पीएमसी विद्यालय योजना के तहत राज्य में कुल 250 पीएमसी विद्यालय खोले गए। चालू वित्त वर्ष से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं में 90% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 1,11,000 रुपए प्रति विद्यार्थी नकद प्रोत्साहन राशि देनी शुरू की गई है। अब तक 704 विद्यार्थियों को 7 करोड़ 81 लाख रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2018 से शुरू की गई सुपर 100 कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को आईआईटी, जेईई, नीट इत्यादि परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 190 विद्यार्थियों ने आईआईटी एडवांस तथा 333 विद्यार्थियों ने नीट क्वालिफाई किया है। स्वास्थ्य और आयुष, माननीय सदस्यगण, सरकार हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के सभी नागरिकों जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक को
चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए वार्षिक तक की मुफ्त इलाज की सुविधा 21 नवंबर 2022 से प्रदान की जा रही है। वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक वाले परिवारों के सदस्यों को 1,500 रुपए की वार्षिक अंशदान पर यह लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 18,80,000 गांवों के लिए 2,494 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। स्तर 60 से अधिक आयु के बुजुर्गों को 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए 28 अक्टूबर 2024 से 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज सुविधा शुरू की गई है। प्रदेश में अब तक ऐसे 8,043 लाभार्थियों को 16 करोड़ रुपए की मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा चुकी है। राज्य में 18 अक्टूबर 2024 से किडनी के सभी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं प्रदान की जा रही है। इस समय यह सुविधा 20 जिला अस्पतालों तथा करनाल, नूंह, रोहतक तथा अग्रवाल के मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल फरीदाबाद में 625 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त 500 बेड के अस्पताल के नए भवन की आधारशिला 29 अक्टूबर को 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी गई है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की और आगे बढ़ते हुए संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज सिरसा का भूमि पूजन किया गया है। इस समय प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और 11 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्रगति पर है। जिला करनाल के कुटेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा इसका संचालन प्रारंभ होना जल्दी अपेक्षित है। सिविल अस्पताल अंबाला छावनी में 9 मई 2022 से अटल कैंसर देखभाल केंद्र शुरू किया गया है। यह प्रदेश का पहला सरकारी कैंसर चिकित्सा केंद्र है जिसमें अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। इसमें प्रतिवर्ष लगभग 30,000 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वर्ष 2017 में कुरुक्षेत्र में देश का पहला श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इस विश्वविद्यालय में वर्ष 2020 से अभी तक 53 डॉक्टर आयुर्वेद में एमडी कर चुके हैं। पंचकुला में लगभग 270 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से 250 बिस्तर वाली राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जा रही है जिसमें ओपीडी शुरू कर दी गई है। इस संस्थान में 100 बिस्तर आयुर्वेदिक उपचार के लिए तथा 150 बिस्तर प्राकृतिक चिकित्सा के लिए रखे गए। छात्रों को आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में BAMS की कक्षा भी शुरू की गई है। इस संस्थान का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। गांव पटीकरा जिला नारनौल में बाबा खेतनाथ सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 30 BAMS सीटों के तीसरे बैच के लिए दाखिल दिए गए हैं। मान्य सहसगन इसके अतिरिक्त पैरा नंबर 58 से 99 तक को थोड़ा माना जाए। आप सबको यह ध्यान रखना है कि विकसित हरियाणा विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में कोई अवरोध पैदा ना हो। इसलिए मुझे भरोसा है कि आप इस माननीय सदन के समय के पल पल का सदुपयोग करते हुए जनहित को प्राथमिकता देंगे। सर्वाधित है कि प्रदेश के नॉन स्टॉप विकास के लिए अब हर प्रकार के अनुकूल वातावरण है। आने वाले समय में हरियाणा की यह विधानसभा कैसे निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है,
इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें रहेंगी। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ हमारे प्रदेश और इसकी जनता को मिले, यह दायित्व हर माननीय सदस्य का भी है। आप सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा सुझाव है, आप अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस मूल मंत्र को हमेशा याद रखें कि कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि अंतिम व्यक्ति सशक्त और आत्मनिर्भर न बन जाए। हमारा हर फैसले का इस सोच पर निर्भर होना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज के सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति पर क्या पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इस विधानसभा में जन कल्याण के निर्णयों का एक नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आइए हम सब मिलकर पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ विकसित हरियाणा, विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुट जाए। जय हिंद। का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा नदियों के लिए जो काम किया जा रहा है उसकी के दिए गए अभिभाषण पर हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में ब्रह्मानंद पब्लिक स्कूल निसिंग करनाल के स्टूडेंट्स ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को दर्शक दीर्घा से सुना है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सभी राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों।